जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज की तरफ से मैं आशीष कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के प्रकरण ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं ध्यान आकर्षण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षा में हम सभी लोगों ने ध्यान के अर्थ, ध्यान की परिभाषा, ध्यान की विशेषता एवं ध्यान के मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा किया है। आज हम सभी लोग ध्यान के निर्धारक अथवा ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। अब अगर हम देखें तो किसी भी उद्दीपक पर ध्यान आकर्षण करने के प्रमुख 2 कारण होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ध्यान के प्रमुख 2 निर्धारक होते हैं। कुछ निर्धारक का संबंध स्वयं उद्दीपक से होता है तथा कुछ निर्धारक का संबंध स्वयं व्यक्ति से होता है। जिन निर्धारकों का संबंध उद्दीपक से होता है, स्टिम्युलस से होता है, उसे हम वस्तुनिष्ठ निर्धारक तथा जिन निर्धारकों का संबंध स्वयं व्यक्ति से होता है उन्हें हम आत्मनिष्ठ निर्धारक कहते हैं। अब ये वस्तुनिष्ठ निर्धारक एवं आत्मनिष्ठ निर्धारक क्या होते हैं, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। वस्तुनिष्ठ निर्धारक की अगर हम बात करें तो इसको निर्धारक में तमाम ध्यान आकर्षण के तरीके हैं जिसके कारण से हमारा ध्यान प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। इसमें अगर हम चर्चा करें बारी बारी से तो सबसे पहले आता है उद्दीपक का स्वरूप। उद्दीपक चूंकि वस्तुनिष्ठ निर्धारक स्वयं वस्तु से संबंधित होता है, उद्दीपक से संबंधित होता है, इसलिए कहा जाता है उद्दीपक का स्वरूप व्यक्ति के ध्यान को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। उद्दीपक के स्वरूप की अगर हम बात करें तो उद्दीपक का स्वरूप कैसा है? उद्दीपक श्रवण से संबंधित है कि दृष्टि से संबंधित है? कहा जाता है कि श्रवण से उद्दीपक की अपेक्षा दृष्टि उद्दीपक हमारे ध्यान को अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हमारे सामने कोई ध्वनि आए तो उस ध्वनि की अपेक्षा अगर हम उस चित्र को, किसी चित्र को देखें या हमारे सामने कोई ऐसा उद्दीपक आए जो एक प्रारूप में बना हो, एक चित्र रूप में हो, तो उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट जल्दी हो जाता है या अधिक हो जाता है, अधिक उस तरफ हमारा ध्यान उससे प्रभावित होता है। और साथ ही साथ कहा जाता है अगर कोई ऐसा उद्दीपक जिसमें श्रवण और दृष्टि दोनों की विशेषता होती है तो उस तरफ हमारा ध्यान और अधिक या और तेजी से आकर्षित हो जाता है। अब बात करते हैं उद्दीपक में परिवर्तन, जो वस्तुनिष्ठ निर्धारक का दूसरा प्रमुख बिंदु है। उद्दीपक में परिवर्तन, ऐसा माना जाता है कि जब हमारे सामने उद्दीपक ऐसा है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। हम जब अपने दैनिक जीवन में कोई भी उद्दीपक हमारे सामने बार बार एक ही उद्दीपक होता है तो हम उस पर हमारा ध्यान कम आकर्षित होता है, लेकिन जैसे ही उस उद्दीपक में परिवर्तन होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है, तो उस पर हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से स्वतः चला जाता है, जिसके कारण हमारा ध्यान प्रभावित होता है। उद्दीपक की नवीनता, उद्दीपक कितना नवीन है, उद्दीपक स्थिर है कि नवीन है, इस पे भी ये भी कारक हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। उद्दीपक की गति, ऐसा माना जाता है कि यदि उद्दीपक स्थिर की अपेक्षा गति उद्दीपक में हमारा ध्यान आकर्षित अधिक होता है। जब कोई उद्दीपक स्थिर होता है और जब कोई उद्दीपक गति करता है तो स्थिर उद्दीपक की अपेक्षा गति करने वाले उद्दीपक पर हमारा ध्यान बहुत तीव्र गति से चला जाता है। तो उद्दीपक की गति भी वस्तुनिष्ठ निर्धारक का एक प्रमुख निर्धारक माना जाता है। उद्दीपक का विरोध, ऐसा माना जाता है कि जब 2 से अधिक उद्दीपक एक साथ रखे गए हों और वे उद्दीपक एक स्वरूप के हो, एक रंग के हो, एक आकार के हो, एक संरचना के हो, तो उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। लेकिन यदि उसी उद्दीपक के पास में एक दूसरे के विपरीत कलर के उद्दीपक रखे गए हों तो उस पर हमारा ध्यान तीव्र गति से चला जाता है। जैसे अगर हमारे कहीं किसी स्थान पे एक ही जैसे व्हाइट, सफेद कलर के या काले रंग के उद्दीपक रखे गए हों तो उस पर हमारा ध्यान कम आकर्षित होता है। लेकिन जब एक ही स्थान पे काले और सफेद या विभिन्न रंग के, विभिन्न आकार के उद्दीपक रखे गए हों तो उस पर हमारा ध्यान बहुत तेजी से चला जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, काला और सफेद
बड़ा और छोटा, इस तरह के जब उद्दीपक एक ही पास रखे रहते हैं तो उस पे हमारा ध्यान बहुत तेजी से चला जाता है, जिसके कारण से ये कारक हमारे ध्यान को प्रभावित करते हैं। उद्दीपक की तीव्रता, ऐसा माना जाता है कि स्थिर उद्दीपकों की अपेक्षा तीव्र उद्दीपक जिसमें नवीनता आती रहती है, ये भी हमारे ध्यान को आकर्षित करती रहती है। जब उद्दीपक की तीव्रता में गति होती है, चलायमान होती है, तो वे हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। उद्दीपक का आकार, ऐसा माना जाता है कि छोटे उद्दीपकों की अपेक्षा, जो उद्दीपक छोटे होते हैं, ऐसे छोटे उद्दीपकों की अपेक्षा बड़े आकार के उद्दीपक हमारे ध्यान को आकर्षित करते रहते हैं। जब कोई भी उद्दीपक हमारे सामने बहुत छोटी संरचना में हो, छोटे आकार में हो, तो उस पर हमारा ध्यान बहुत कम आकर्षित होता है अपेक्षाकृत बड़े उद्दीपकों की। जब बड़े उद्दीपक होते हैं तो उस पर हमारा ध्यान बहुत तेजी से चला जाता है, या उसकी तरफ हमारा ध्यान तीव्र गति से आकर्षित होता चला जाता है। अब अगर हम देखें आत्मनिष्ठ निर्धारक की, कि आत्मनिष्ठ निर्धारक क्या होते हैं। जो आत्मनिष्ठ निर्धारकों से तात्पर्य ध्यान आकर्षण करने वाले व्यक्ति से संबंधित होता है, कि जिस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो रहा है उस व्यक्ति का कैसा है, स्वरूप कैसा है, उसके कुछ प्रमुख जो बिंदु बताए गए हैं उन्हें क्रम से कहते हैं आदत। आदत ध्यान आकर्षण के एक प्रमुख कारकों में आदत एक मुख्य कारक माना जाता है। जैसे जिस व्यक्ति का आदत नेचर जैसा है, उसकी हिसाब से उसका ध्यान आकर्षित होता जाता है। जैसे कि अगर हम बताएं कि मोची जो होता है, या मोची जो कपड़े शूज का देखता है, पॉलिश करता है मोची, या फिर नाई की अगर हम बात करें तो उसके नेचर में है कि वह नाई बाल को देखेगा, स्टाइल देखता है, और मोची हमारे जूते चप्पल का रंग रूप देखेगा, संरचना कैसा, किस कलर का जूता है, ये उसकी आदत में है। तो न चाहते हुए भी वह व्यक्ति का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता चला जाता है। दूसरी चीज है, प्रमुख बिंदु है आवश्यकता। ऐसा माना जाता है कि हमारे व्यक्ति की जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप उसका ध्यान आकर्षित होता रहता है। जैसे अगर हमको किसी मेडिकल शॉप पे जाना है, दवा की दुकान पे जाना है, तो निसंदेह हमारे सामने तमाम बाजार में जाते समय तमाम दुकानें पड़ेंगी, लेकिन उन सारी दुकानों पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। हम चूंकि उस दौरान हमें सिर्फ मेडिकल की दुकान की जरूरत है, दवा की दुकान की जरूरत है, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ दवा की दुकान की तरफ आकर्षित होता है, अन्य दुकानों की तरफ उतना अधिक आकर्षित नहीं होता है। रुचि, ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उसी के अनुरूप व्यक्ति को ध्यान आकर्षित होता है। अगर व्यक्ति की रुचि जिस वस्तु, उद्दीपक या घटना के प्रति होती है उस ओर उसका ध्यान आकर्षित होता है। अगर रुचि उसमें नहीं होती, उस वस्तु और घटना के प्रति उसकी रुचि कम होती है, नहीं के बराबर होती है, तो उस पर उसका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। अगर जैसे देखा जाए, अगर आपको ये लेक्चर सुनने में रुचि आ रहा है, ये वीडियो देखने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो निसंदेह आप बहुत तन्मयता के साथ इस वीडियो को सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपकी रुचि इस वीडियो को सुनने में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें सुनने में कोई रुचि नहीं है, तो निसंदेह आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं होगा। जिज्ञासा, अब देखते हैं कि किसी भी उद्दीपक के प्रति, किसी भी घटना के प्रति जानने समझने की हमारे अंदर जिज्ञासा कैसी है। अगर किसी भी वस्तु या घटना या उद्दीपक को जानने समझने की हमारी जिज्ञासा अधिक है, तो उसके प्रति हम क्या करेंगे, उसको और अधिक हम उसको ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर उसके हमारी जिज्ञासा, किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है जानने समझने की, तो उस पर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। अर्थ, एक लास्ट पॉइंट जो है अर्थ। अर्थ का तात्पर्य होता है समझना। हम उस जो वस्तु या घटना हमारे सामने उपस्थित है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसका अर्थ हम समझ रहे हैं कि नहीं, जो मीनिंगफुल है कि नहीं। जिस उद्दीपक, वस्तु या घटना का हम अर्थ समझते हैं, जानते हैं, उसके तरफ हम आकर्षित होते हैं। और लेकिन जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, हम उसका अर्थ के बारे में नहीं जानते, कोई समझ नहीं रखते, तो उसके तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। ये कुछ प्रमुख
निर्धारक थे जो हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं। अब अगर हम देखें, आगे हम इस पर चर्चा करें, तो ध्यान आकर्षण करने के कुछ प्रमुख उपाय भी बताए गए हैं कि किन उपायों के माध्यम से हमारा ध्यान अधिक आकर्षित हो सकता है। पढ़ने लिखने में या अन्य किसी कार्य में हम क्या करें, कैसे करें कि हमारा ध्यान आकर्षित हो सकता है। तो इसके कुछ प्रमुख उपाय बताए गए हैं, जिनमें कुछ निम्न है। बालक को समझना। बालक को समझना का तात्पर्य है कि ध्यान आकर्षण करने के उपाय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें बालक को समझना होगा। बालक की आवश्यकता कैसी है, बालक चाहता क्या है, उसका ध्यान कैसे हम आकर्षित करें, इसके लिए सबसे पहले हमें बालक को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें शिक्षक, अध्यापक या माता पिता को सबसे पहले बालक को समझना होगा, उसकी आवश्यकताओं को समझना होगा। और जब हम बालक को अच्छी ढंग से समझ लेते हैं, उसकी आवश्यकता को जान लेते हैं, उसकी रुचि को जान लेते हैं और उसके संबंधित तब हम कार्य देते हैं, विषय सामग्री देते हैं, तो निसंदेह बच्चा का ध्यान उस चीज की तरफ आकर्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। शिक्षक की तैयारी, अगली जो पॉइंट है, शिक्षक की तैयारी। कोई भी विषय सामग्री पढ़ाने से पहले जब शिक्षक अपनी पूर्व तैयारी कर लेता है, पहले से ही उस पर गहन अध्ययन कर लेता है, ताकि जो भी संशय अध्ययन अध्यापन में आ रहा है उन समस्त संशय को शिक्षक के द्वारा दूर कर दिया जा रहा है। तो और बच्चे की जिज्ञासा जो भी जानने समझने की हो रही है, शिक्षक द्वारा उसकी जिज्ञासा को पूरा किया जा रहा है, शांत किया जा रहा है, तो निसंदेह उस शिक्षक को बच्चे द्वारा रुचि लिया जाता है। लेकिन यदि शिक्षक द्वारा उस बच्चे की जिज्ञासा को पूरा नहीं किया जाता है तो बच्चा अध्ययन अध्यापन में रुचि नहीं लेता है या ध्यान आकर्षित करने में समस्या होती है। रुचि को जागृत करना। जब बच्चे में या किसी को ध्यान आकर्षित करना है तो सबसे पहले उस विषय क्षेत्र में उस उद्दीपक के प्रति व्यक्ति की रुचि को जागृत करना पड़ेगा। और रुचि जागृत हम कैसे करेंगे, उसकी सकारात्मक चीजों को बताकर उससे होने वाले फायदे को बताया जाएगा। जब हम उस बालक को, उस बच्चे को उसके प्रति रुचि जागृत कर देंगे तो निसंदेह बच्चा उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ कर देगा। जब बच्चा तब तक उसके प्रति ध्यान आकर्षित नहीं करेगा जब तक बच्चे का या बालक का उसमें रुचि जागृत नहीं होगी। आगे है सहायक सामग्री का प्रयोग। ऐसा माना जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीएलएम या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या सहायक सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे बालक को जब दृश्य शब्द सामग्री हमारे सामने रहेगी तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और प्रभावी ढंग से कार्य करती है। जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सामने होगी तो हम चीजों को और अच्छे ढंग से समझा सकेंगे और जिससे हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचकता बना रहेगा, जिससे बच्चों का ध्यान भी शिक्षण की तरफ लगा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या टीएलएम का अधिक से अधिक उपयोग करने से बच्चे का ध्यान आकर्षित होता रहता है। उपयुक्त शिक्षण विधियां या उपयुक्त शिक्षण विधि भी ध्यान आकर्षित करने की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। हम बच्चे को किस तरह के अध्ययन अध्यापन में से पढ़ा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कौन सी विधि हम उपयोग कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। शिक्षण विधि जब बच्चे के लेवल का होगा, बच्चे की समझ की होगी, तभी बच्चा पढ़ने में लिखने में रुचि लेगा। जब शिक्षण विधि बच्चे का स्तर का नहीं होगा, बच्चे को आपकी शिक्षण विधि द्वारा समझ में नहीं आएगी, तो बच्चा कभी भी अध्ययन अध्यापन में रुचि नहीं लेगा, जिसके माध्यम से उसका ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चे के स्तर के अनुरूप उपयुक्त शिक्षण विधियों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। प्रेरक। बच्चे को समय समय पर मोटिवेट भी किया जाना चाहिए, उससे होने वाले फायदे के बारे में बताना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है उसके बारे में भी बच्चे को समय समय पर अवगत किया जाना चाहिए, जिससे बच्चा प्रेरित हो सके और चीजों को समझ सके और उससे होने वाले फायदे को भी समझ सके, जिसके कारण बच्चा ध्यान आकर्षित कर सके। अधिगम में अस्थानांतरण। अधिगम में अस्थानांतरण
का तात्पर्य है कि शिक्षण सामग्री, जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते रहना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए, अधिगम का स्थानांतरण। ऐसा नहीं है कि हम सुबह से लेकर शाम तक एक ही विषय सामग्री को पढ़ाते रहें, है ना। जब तक हम विषय सामग्री को 40 मिनट 50 मिनट के अंतराल पे चेंज नहीं करेंगे तब तक वो हमारी रुचि का नहीं रहेगा। जब हम विषय सामग्री को एक निश्चित समय अंतराल के बाद चेंज करते रहेंगे तब उसमें हमारी रुचि बराबर कंटिन्यू बनी रहेगी, जिसके कारण तब हमारा ध्यान उस विषय सामग्री के प्रति लगा रहेगा। जब हम एक ही विषय सामग्री एक लंबे समय अंतराल तक लगातार अध्ययन करते रहते हैं तो लगता है कि यह बोरियत होने लगा है, हम ऊब चुके हैं अब एक ही सामग्री को पढ़ते पढ़ते। एक चूंकि हम जब एक भी विषय पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से उबाऊपन आने लगता है कि सारी चीजें एक ही हैं, एक ही जैसी हैं। इसलिए निश्चित समय अंतराल के बाद विषय सामग्री को परिवर्तित करते रहना चाहिए। तो उपयुक्त समस्त बिंदु जो बताए गए हैं, बालक को समझना, शिक्षक की तैयारी, रुचि को जागृत करना, सहायक सामग्री का प्रयोग, उपयुक्त शिक्षण विधि, प्रेरक एवं अधिगम का स्थानांतरण, उपयुक्त शिक्षण विधि या ध्यान आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। आज का हमारा ध्यान का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, शंका है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।